देखिए लास्ट टॉपिक हम लोग कार्नो इंजन डिस्कस कर रहे थे और कार्नो इंजन के अंदर हमने वर्क डन स्टडी कर लिए थे। जितनी भी प्रोसेसेस थी उन सबके वर्क डन के बारे में हमने लिखा था। जैसे कि कार्नो साइकिल का जो फर्स्ट स्टेप था, फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सेकंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड इसमें था आइसोथर्मल कंप्रेशन, एंड फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन। और ये सारी प्रोसेसेस को हमने स्टडी किया था एक ग्राफ के बेसिस पे, इंडिकेटर डायग्राम के बेसिस पे, जिसमें हमने इसकी इनिशियल कंडीशन को बताया था ए और इसके पैरामीटर थे P1, V1, T1 इनिशियल कंडीशन सिस्टम की। फिर ये सिस्टम ए से बी तक जाता है। ये कौन सी प्रोसेस थी? ये था आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और फिर सिस्टम बी से सी तक जाएगा। बी पर इसके पैरामीटर होंगे P2, V2 और टेम्परेचर सेम रहेगा T1, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। फिर हमने इस ग्राफ को बी से सी तक ड्रॉ किया था और सी जो पॉइंट था वो था P3, V3 एंड T2। एक्सपेंशन करवाया गैस का एंड दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है B to C। फिर उसके बाद ये ग्राफ C से D तक आता है और D पॉइंट पर जो पैरामीटर थे वो थे P4, V4 एंड T2। इसके बाद में D से A तक ये ग्राफ वापस आएगा, रिटर्न आएगा और साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। एडियाबैटिक कंप्रेशन लास्ट प्रोसेस है। ये C से D तक है आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड दिस इज एडियाबैटिक कंप्रेशन फ्रॉम D to A। तो ये ग्राफ की हेल्प से हमने पूरे कार्नो साइकिल को अंडरस्टैंड किया था और सारी प्रोसेसेस के वर्क डन को लिखा था। अब फिर से मैं वो वर्क डन लिखता हूँ जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि हमें कार्नो साइकिल का टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट केस में आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन था वो था RT1 log V2 upon V1। ये वर्क डन कैलकुलेट किया था हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। इसको W1 से नेम दिया था हमने और ये W1 किसके इक्विवेलेंट होगा? Q1 के। मतलब कि जितनी एनर्जी सोर्स से ली जाएगी वो सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क डन में। उस एनर्जी से गैस क्या करने वाली है? वर्क करने वाली है। गैस के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ओके, सेकंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन हुआ था उसको हमने W2 से लिखा था और इसका फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये इसका फॉर्मूला था। फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, इस कंप्रेशन में होगा नेगेटिव वर्क डन। ये नेगेटिव वर्क डन का हमने फॉर्मूला निकाला था RT2 log बेस E, यहाँ पर भी बेस E है, V3 अपॉन V4। ये इसका फॉर्मूला था V3 अपॉन V4। और लास्ट एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा वो W4 होगा और ये भी नेगेटिव वर्क डन होगा। देखो दोनों ही केस में नेगेटिव वर्क डन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राफ की ट्रेसिंग अपोजिट डायरेक्शन में, ग्राफ C से D की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रही है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। और ग्राफ D से A की तरफ जा रहा है, फिर से वॉल्यूम क्या हो रही है? डिक्रीज। यहाँ पर वॉल्यूम है V4 और यहाँ पर वॉल्यूम कितनी है? V1, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। और इस जगह पर वॉल्यूम थी V3, तो V3 से V4 हुई, V4 से V1 हुई। तो वॉल्यूम का जो डिक्रीमेंट हो रहा है उसमें कैसा वर्क डन होता है? नेगेटिव वर्क डन होता है। और ये नेगेटिव वर्क डन को हम लोग लिखेंगे R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो ये 4 वर्क डन हमने कैलकुलेट किए थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग बात करते हैं टोटल वर्क डन की, कि ये सिस्टम एक साइकिल कंप्लीट करके दोबारा से इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। जो इंजन होगा उसके अंदर जो पिस्टन है, पहले उसमें एक्सपेंशन होगा, फिर कंप्रेशन होगा और क्या हो जाएगा? वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साइकिल में वो कितना वर्क डन करेगा? तो नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन पर साइकिल। इसको कैलकुलेट करने के लिए ये टोटल वर्क डन है
सबसे पहले 4 प्रोसेसेस के थ्रू ये सिस्टम पास होता है, W1, W2, W3, W4। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। सो W1 की वैल्यू है RT1 log base E V2 upon V1। So this is the first work done W1 in the isothermal expansion। सेकेंड हमने कैलकुलेट किया था R upon 1 minus gamma T2 minus T1। थर्ड वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन आएगा जिसको किससे लिखा जाएगा, माइनस R T2 log base E V3 upon V4। और फाइनल जो वर्क डन था दैट इज माइनस R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। इसमें से दो क्वांटिटीज सिमिलर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कौन कौन सी क्वांटिटीज, ये R1 माइनस गामा T2 माइनस T1 और ये R अपॉन 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। ये प्लस की टर्म है, वो नेगेटिव टर्म है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसमें क्या क्या टर्म्स रह गई हैं उनको लिख लेते हैं। So total work done is equal to RT1 log base E V2 upon V1 minus RT2 log base E V3 upon V4। So this is the work done। ये वर्क डन हमने कैलकुलेट किया। अब इसमें यहाँ पर एक ट्रिक लगानी है, वो ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व होगी। अभी एक कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी, उस कैलकुलेशन में ये प्रूफ करके बताएंगे दैट V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। एक कैलकुलेशन होगी जिसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ स्टेट का यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा V3 अपॉन V4 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करते हैं, पहले इसको भी सॉल्व करके मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। अभी फिलहाल हम लोग वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसी पे कंसंट्रेट करें। तो V3 अपॉन V4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा RT1 log base E V2 अपॉन V1 माइनस RT2 log base E V3 अपॉन V4 की जगह पर क्या लिख दिया, V2 अपॉन V1। अब देखो इसमें क्या क्या सिमिलर क्वांटिटीज आ रही हैं। सिमिलर क्वांटिटीज हैं R log V2 अपॉन V1, R log V2 अपॉन V1। तो जो इसमें से सिमिलर क्वांटिटीज हैं उनको क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। So W is equal to R log base E V2 माइनस V1। इन सब क्वांटिटीज को कॉमन लिख दिया हमने और यहां पर आएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2। सो दिस इज द वर्क डन पर साइकिल। एक साइकिल में कार्नो इंजन जो हमने पढ़ा था उसके एक साइकिल में जो वर्क डन होगा वो ये वर्क डन। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। वर्क डन हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी की। इंजन की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या था एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला था जिसमें हमने लिखा था आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। So now we will study about the efficiency of Carnot engine। एफिशिएंसी को ईटा से लिखा जाता है, ETA, इसको बोला जाता है ईटा। और फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ये कार्नो इंजन आउटपुट कितना दे रहा है, आउटपुट है वर्क डन, तो इसको लिखेंगे W से। इनपुट क्या है, तो आंसर है इनपुट है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था Q1। अभी आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब मैंने W1 लिखा था, जब मैंने यहाँ पर W1 लिखा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो उसके इक्वल में Q1 भी लिखा था। उसके इक्वल में Q1 क्यों लिखा था, क्योंकि अगर हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में क्या कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जितनी भी हीट एब्जॉर्ब की जाएगी वो सारी की सारी किसमें यूटिलाइज होगी? इन डूइंग वर्क, एक्सपेंशन में खर्च होगी सारी एनर्जी। ओके, तो आइसोथर्मल के लिए क्या लिखा जा सकता है? जो वर्क डन है वही क्या है? तो बेसिकली Q1 इज द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सोर्स। ये मैंने आपको हीट इंजन में भी एक्सप्लेन किया था। हीट इंजन में हमने ये पढ़ा था कि ये हीट सोर्स है, यहां पर है वर्किंग सब्सटेंस, जिससे क्या होगा? वर्क डन होगा, और बाकी की जो हीट है वो किस में रिजेक्ट कर दी जाएगी? सिंक में रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो सोर्स से जो हीट एनर्जी ली जाती है वो Q1 होती है, और सिंक में जो हीट एनर्जी रिजेक्ट की जाती है वो Q2 होती है। और सिंक में जो हीट एनर्जी रिजेक्ट हो रही है वो कौन सी प्रोसेस में हो रही है? तो आंसर है आइसोथर्मल कंप्रेशन में। आइसोथर्मल कंप्रेशन में हमने जो पिस्टन था, जो सिलेंडर था, उसको रखा था सिंक के ऊपर, फिर हमने उसको धीरे धीरे कंप्रेस किया था और उस पर वर्क डन किया था। तो बेसिकली वर्किंग सब्सटेंस के पास जो भी एनर्जी थी उसने जितना वर्क डन करना था कर दिया, बाकी की एनर्जी को कहाँ रिजेक्ट करेगा? सिंक में रिजेक्ट करेगा। तो बेसिकली जो आपने ये W3 लिखा था, ये W3 किसके इक्विवेलेंट होगा? Q2 के इक्विवेलेंट होगा। यही वो हीट एनर्जी है जो क्या की जाएगी? जो रिजेक्ट की जाएगी, किसको? सिंक को रिजेक्ट की जाएगी। ओके, अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है? कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है? तो जो W1 की वैल्यू है वही क्या है? वही Q1 है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q1, द हीट एब्जॉर्ब बाय द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, वर्क डन कितना है? वर्क डन तो अभी कैलकुलेट किया हमने, तो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। लॉग बेस E V2 अपॉन V1 multiply by T2 minus T1. This is the work done in the cyclic process in the Carnot cycle. और Q1 कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है? R T1 log base E V2 अपॉन V1। अब क्या क्या कौन कौन सी क्वांटिटीज इसमें कैंसिल हो रही हैं? R से R कैंसिल हो जाएगा, log V2 अपॉन V1, और ये log V2 अपॉन V1, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल होगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बना? एफिशिएंसी का फॉर्मूला बना T2 माइनस T1 डिवाइड बाय T1। यहां पर रह गया T1 और यहां पर बच गया T2 माइनस T1। अब T1 को इसके डिवाइड में भी लिख दो, इसके डिवाइड में भी लिख दो, तो फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन एफिशिएंसी के हमने 3 फॉर्मूलाज बना दिए। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में सुन लीजिए पहले। एक फॉर्मूला तो यहां से बनाए, एक फॉर्मूला हमने बनाया था जब हीट इंजन को स्टडी किया था, और एक फॉर्मूला ये आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट वाला है। So 3 formulas of the efficiency. So efficiency can be calculated by work done by the heat engine divided by energy absorbed from the source. Second formula is 1 minus Q2 upon Q1. 1 minus Q2 upon Q1. Q2 is the energy rejected to the sink and Q1 is the energy absorbed from the source. और एक फॉर्मूला क्या बना? 1 minus T2 upon T1. ये T2 और T1 क्या है? T2 is the temperature of the sink, T1 is the temperature of the source. T1 किसका टेम्परेचर है? सोर्स का टेम्परेचर है, मतलब इंजन का टेम्परेचर है। और T2 क्या है? T2 है सिंक का टेम्परेचर, सिंक मतलब सराउंडिंग। तो हीट का फ्लो हम क्रिएट करेंगे हीट इंजन से सराउंडिंग की तरफ। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। तो ये एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज हैं। अब इसके हम लोग न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बातें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की थी, अभी फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर ये लिखा हुआ है Q2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है नो हीट इज रिजेक्टेड, नो हीट इज रिजेक्टेड टू सिंक, मतलब कि कोई भी हीट एनर्जी सिंक को रिजेक्ट नहीं की जा रही। ये सोर्स है जहां से Q1 एनर्जी को लिया गया, और वो एनर्जी किसको दी गई? वो एनर्जी दी गई वर्किंग सब्सटेंस को, उससे उसने कुछ वर्क डन किया, पिस्टन को क्या किया? एक्सपेंशन और कंप्रेशन हुए, वो हुआ वर्क डन। और यहाँ पर एक लोअर टेम्परेचर की बॉडी है जिसको क्या लिखा जाता है? जिसको सिंक लिखा जाता है।
और बाकी की एनर्जी सिंक को रिजेक्ट कर दी जाती है। इसका टेम्परेचर है लोअर T2 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर T1, उसका टेम्परेचर T2। अब सबसे पहली बात ये बोला जा रहा है Q2 इज इक्वल टू 0। Q2 इज इक्वल टू 0 का मतलब है सिंक को कोई भी हीट एनर्जी नहीं दी जा रही। अगर सिंक को कोई भी हीट एनर्जी नहीं दी जाएगी तो Q2 की वैल्यू 0 पुट करो, 1 माइनस 0 1 रह जाएगा। इसका मतलब इस केस में एफिशिएंसी कितनी आएगी 1, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इंजन की एफिशिएंसी होगी 100%, विच इज नॉट पॉसिबल। तो अगर Q2 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि सिंक को कोई भी हीट एनर्जी रिजेक्ट नहीं की जा रही। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये हीट के फ्लो के कारण तो इंजन वर्क कर रहा है। यहाँ से एनर्जी चलती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ, बीच में हम हमारा सिस्टम लगा करके कुछ वर्क डन कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती किसी भी इंजन की। अगर आप बोलते हो कि सिंक में एनर्जी जा ही नहीं रही है तो हीट का फ्लो तो क्रिएट ही नहीं हुआ। अगर हीट का फ्लो क्रिएट नहीं हुआ तो क्या नहीं होगा, इंजन वर्क ही नहीं करेगा। जब तक हीट एनर्जी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं करेगी तब तक ये इंजन वर्क नहीं करेगी। ओके, एफिशिएंसी 100% क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एनर्जी के डिसिपेशंस होते हैं। इंजन को चलाने पर फ्रिक्शन के कारण उसमें साउंड प्रोड्यूस होगी, वो इंजन गर्म हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से, और फ्यूल को बर्न करने से लाइट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। तो वो लाइट एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है उससे जो पिस्टन है वो मूव नहीं करता है। तो बेसिकली हीट तो एनर्जी के डिसिपेशन तीन तरीके से होते हैं, हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में और साउंड की फॉर्म में। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। अच्छा, इस स्टेटमेंट को एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। इस स्टेटमेंट को एक तरीके से ऐसा लिखा जा सकता है दैट T2 इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन है। 0 केल्विन इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इससे लोएस्ट ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं। अब ऐसा इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसको हमें ऐसी जगह पर रख करके चलाना पड़ेगा जहां का टेम्परेचर 0 केल्विन होगा। तो 0 केल्विन टेम्परेचर जहां होगा, अगर वहां पर हम इंजन को चलाएंगे तब उसकी एफिशिएंसी 100% आ सकती है। लेकिन अर्थ पर और हमारे आसपास का जो प्लैनेट्स हैं, इस पर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर आपको 0 केल्विन का टेम्परेचर मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि सिंक का टेम्परेचर 0 कर दीजिए, ये इसका टेम्परेचर 0 करेंगे तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 1 इंटू 100 करेंगे तो 100% एफिशिएंसी। तो T2 0 केल्विन का मतलब क्या है कि सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, उस समय पर ये 100% एफिशिएंसी दे सकता है। अच्छा, एक तरीका और है इसको लिखने का, वो तरीका ये है कि सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट है। कि सोर्स का टेम्परेचर क्या है, इनफाइनाइट है। अगर सोर्स का टेम्परेचर इनफाइनाइट होगा तो T2 के डिवाइड में इंफिनिटी आ रहा है, T2 के डिवाइड में किसी भी नंबर के डिवाइड में इंफिनिटी होगा तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0। तो T2 के डिवाइड में इंफिनिटी लिखेंगे, ये हो जाएगा 0। फिर से एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, फिर से एफिशिएंसी हो जाएगी 100%। तो एफिशिएंसी 100% दिखाने के लिए आप तीन तरीके यूज कर सकते हो। आप या तो ये बोलोगे कि सिंक को कोई एनर्जी नहीं रिजेक्ट की जा रही, Q2 इज इक्वल टू 0। दूसरा आप ये बोलोगे कि सिंक का टेम्परेचर 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तब एफिशिएंसी 100 हो सकती है। तीसरा, सोर्स का टेम्परेचर इंफिनिटी है, बहुत गर्म है सोर्स, तब उसकी एफिशिएंसी 100% हो सकती है। अगर सोर्स का टेम्परेचर इंफिनिटी है तो हमने जो इंजन बना रखा है वो इंजन ही मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इंजन किसका बना हुआ है, मेटल्स का बना हुआ है। और मेटल्स क्या करेंगे, जैसे ही हायर टेम्परेचर पे जाएंगे वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो इनफाइनाइट अगर टेम्परेचर आप कंसीडर करते हो तो इंजन जो है वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा, वर्क ही नहीं करेगा। तो एफिशिएंसी 100% पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। जो भी फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए हैं इसमें, इन फॉर्मूलाज की हेल्प से अब हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, और कैसे सॉल्व किए जाएंगे इसके न्यूमेरिकल वो देख लीजिए। A heat engine absorbs 1000 joule। क्वेश्चन है, a heat engine
absorbs 1000 joule energy, heat energy from the source. joule heat energy from the source at 127 degree Celsius. Source का temperature है 127 degree Celsius, and it rejects 600 joule of heat energy. It rejects 600 joule energy to the sink. Sink को रिजेक्ट किया गया during each cycle. During each cycle. Calculate. देखिए इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कैलकुलेशन आपको करके बतानी है एफिशिएंसी ऑफ इंजन। सेकेंड टेम्परेचर ऑफ सिंक। पहले तो टेम्परेचर ही फाइंड करना पड़ेगा सिंक का, फिर ही एफिशिएंसी कैलकुलेट होगी। थर्ड अमाउंट ऑफ यूजफुल वर्क डन। अमाउंट ऑफ वर्क डन पर साइकिल। तो ये तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। तो दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एनर्जीज दे रखी है ना, Q1 और Q2 की वैल्यू आपको बता रखी है, तो एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे, सिंक का टेम्परेचर बाद में निकाल लेंगे। सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिखते हैं। देखिए इसमें गिवन क्वांटिटीज क्या है। गिवन क्वांटिटीज के अंदर आएगा सबसे पहले Q1 हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्ट टू द सिंक। Q2 ये भी गिवन है। इसके अलावा आपको बता रखा है सोर्स का टेम्परेचर T1 127 डिग्री सेल्सियस। 127 डिग्री सेल्सियस का मतलब है इसके प्लस में 273 कर देंगे और केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो इट्स 400 केल्विन। तो मतलब इंजन का जो टेम्परेचर है वो 400 केल्विन है। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करें, Q2 Q1 दे रखे हैं तो इस फॉर्मूला से कर लेते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस 600 डिवाइड बाय 1000। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 अपॉन 10 आएगा। 6 अपॉन 10 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3 अपॉन 5। तो 1 माइनस 3 अपॉन 5। एलसीएम लोगे, एलसीएम आएगा 5, सो दिस विल बी 5 माइनस 3। एफिशिएंसी विल बी 2 अपॉन 5। तो एफिशिएंसी कितनी आ रही है इंजन की, 2 अपॉन 5 आ रही है। 2 अपॉन 5 का मतलब होगा 0.4। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो कैलकुलेशन में तो यही वाला नंबर काम आएगा 0.4। अगर आप इसको परसेंटेज में करके दिखाना चाहें तो परसेंटेज में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी 40%। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी है, 40% है। ओके सेकंड इसमें कैलकुलेट करना है टेम्परेचर ऑफ सिंक। T2 कैलकुलेट करना है। सिंक का टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होगा Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो आंसर एफिशिएंसी के फॉर्मूला से। एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है, और एफिशिएंसी क्या होता है, 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा, माइनस Q2 अपॉन Q1 माइनस T2 अपॉन T1। ये माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, क्या बन जाएगा, Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। तो कार्नो इंजन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जीज का रेशियो है और जो टेम्परेचर्स का रेशियो है वो कैसा रहता है, वो इक्वल रहता है, सेम रहता है। तो इस फॉर्मूला के यूज करके हम सिंक का टेम्परेचर बता सकते हैं। Q2
Q2 की वैल्यू है 600, Q1 की वैल्यू है 1000, T2 हमें कैलकुलेट करना है और T1 की वैल्यू है 400। ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल होगी, फिर से कितना रह गया 3/5 रह गया और T2/400 है, 400 को इधर शिफ्ट कर दो। सो दिस विल बी 400 इंटू 400 इंटू 3/5। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 80 से, तो सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना है 240 केल्विन। सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना आएगा 240 केल्विन आएगा। सो दिस इज द सेकंड सॉल्यूशन। अब आपको कैलकुलेट करना है वर्क डन। वर्क डन यहाँ पर ही कैलकुलेट कर देते हैं, कौन से फॉर्मूला से, Q2 माइनस Q1 माइनस Q2 से। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है इंजन से 1000 जूल, कितनी एनर्जी सिंक को रिजेक्ट की जा रही है 600 जूल, तो बाकी के 400 का क्या हो रहा है, बाकी के 400 जूल किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, बाकी के 400 जूल से ही तो वर्क डन हो रहा है। सो दिस इज द वर्क डन। तो इस तरह से आप एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंक का टेम्परेचर बता सकते हो, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसकी हेल्प से हमने सिंक का टेम्परेचर बताया और वर्क डन ये कैलकुलेट कर दिया आपने, कार्नो साइकिल में कितना वर्क डन होगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं।